डिसऑर्डर रिगार्डिंग टू जेनेटिकल हमने देखा था कि क्रोमोसोम में चेंजिंग हो सकता है, उससे चलते बीमारी हो सकती है, तो हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर जीन में चेंजिंग हो रहा है तो हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर या डिसऑर्डर। फिर सॉरी यहाँ पे अगर हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनीमिया, मैडोनिक डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, वैसे बहुत सारे हैं, 7 हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना है जो हमारे एनसीईआरटी में नाम दिया हुआ है। और क्रोमोसोमल में भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो जानना है डाउन क्लाइंफेल्टर शॉर्टन। मेंडेलियन डिसऑर्डर में बोले था, मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो 6 पे लिखा हुआ है ना, वो सारी के सारी जो है वो और रिसेसिव डिसीज है। इसमें एकमात्र डिजीज मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी हमारा है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है, हाँ, एकमात्र डिजीज हमारा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी है जो कि डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो ये चीज याद रखना, अभी अभी के लिए इस चीज को याद रखो कि बाद बाकी ऑल आर रिसेसिव टाइप ऑफ डिसऑर्डर व्हाइल मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी इज डोमिनेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर। पहला पॉइंट ये याद रखना, तुमको पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा डोमिनेंट टाइप का है। तो जितने भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हुए हैं केवल मायोटोनिक डोमिनेंट डिसऑर्डर में। चलो सारे डिजीज को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, सबसे पहले एक हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत चीज हमको समझना है। एक अमीनो एसिड हमारा है, एसेंशियल अमीनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है हमारे अंदर में। ये आफ्टर रिएक्शन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स में कन्वर्ट होता है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये सबसे पहले एंजाइम E1 के द्वारा टायरोसिन के रूप में कन्वर्ट हो जाए। ये टायरोसिन जो है ये भी अमीनो एसिड है बट इट इज नॉट अ एसेंशियल अमीनो एसिड, इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो टायरोसिन है वो कन्वर्ट होकर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल का फॉर्मेशन करता है। जैसे थायरॉक्सिन, पता है आपको कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है ना, उस थायरॉक्सिन का फॉर्मेशन करना टायरोसिन से ही होता है ना? उसके साथ साथ इसका मेलानिन जो है उसका भी फॉर्मेशन यही करता है ना, कन्वर्ट होता है, मॉडिफाई होता है। डोपामीन जो हमारा है न्यूरोट्रांसमीटर, उसका भी फॉर्मेशन टायरोसिन ही करता है ना। वैसे हमारा जो एड्रेनलिन है उस एड्रेनलिन का फॉर्मेशन भी हमारा टायरोसिन ही करता है, ठीक है। वैसे ही ये हमारा मेलियल एसिटिक एसिड जो हमारा है, ठीक है, इसका भी फॉर्मेशन वही है। तो कुल मिलाकर के देखिए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल का फॉर्मेशन हमारा टायरोसिन कर रहा है, या इनडायरेक्टली बोलेंगे इसका निर्माण करने के लिए फिनाइल एलेनिन का होना जरूरी है। तो हमारे बॉडी में फिनाइल एलेनिन बनता है और वो फिनाइल एलेनिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा, टायरोसिन में कन्वर्ट होने के बाद जो है अलग अलग केमिकल, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे, इसको कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर्ड ना। यहाँ पे A1 A2 A3 A4 करके हमने नाम यहाँ पे लिखा है। जैसे फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट होने के लिए कोई एंजाइम A1 की जरूरत होती होगी, टायरोसिन का फॉर्मेशन करने के लिए A2 की जरूरत होती होगी, हमारा मेलेनिन जो है उसका फॉर्मेशन करने के लिए A3 एंड A4 का फॉर्मेशन मतलब जरूरत होती होगी ना। वैसे ही कैटेकोलामिन्स या हमारा एडिनिन बनाने के लिए E5 या E6, मैंने नाम नहीं लिखा है उसका क्योंकि याद करने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कॉन्सेप्ट। टायरोसिन जो है उससे अगर हम जेनेसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करना है, एल्काप्टोन का फॉर्मेशन करना है तो E7 चाहिए। अगर उसको मिलियल एसिटिक एसिड बनाना है तो उसको E8 की जरूरत पड़ेगी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और एंजाइम क्या है यहाँ पे, नो डाउट एंजाइम्स आर प्रोटीन ना, एंजाइम्स आर प्रोटीन, मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है। नो डाउट एंजाइम्स आर प्रोटीन, यहाँ पे जो एंजाइम्स की बात कर रहे हैं ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन। अगर ये प्रोटीन है तो नो डाउट ये किसी न किसी जीन के द्वारा फॉर्म किया जाता होगा ना। हम बोल सकते हैं इट इज गेटिंग फॉर्म बाय जीन ना। अगर जीन नॉर्मल है तो ये प्रोटीन बनेगा, मतलब ये एंजाइम बनेगा। अगर एंजाइम बनेगा तो जो केमिकल हमको चाहिए वो हमें बनेगा। लेकिन अगर ये हमारा प्रोटीन ना बने या ये जीन खराब हो जाए या मॉडिफाई हो जाए तो प्रोटीन या तो बनेगा नहीं, या तो दूसरे तरीके का प्रोटीन बनेगा, या तो मतलब उतना अच्छा अमाउंट में प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो एंजाइम गड़बड़ हो गया, एंजाइम गड़बड़ हो गया तो वो केमिकल हमें, मेन थीम हम लोग को ये समझ, ठीक है। अब चलो बारी बारी से हम इससे रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करता हूँ उसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है।
मैं लिखता हूँ, ठीक है, लेट मी राइट। फिनाइल, पहला बीमारी जो आपको लिख रहे हैं आप, फिनाइल कीटोन्यूरिया। न्यूरिया, जैसे न्यूरिया एपियर यहाँ पे हुआ लगा, यूरिया का मतलब क्या होता है, न्यूरिया का मतलब क्या होता है, इन यूरिन। मतलब ये एक ऐसा बीमारी है जिस बीमारी में क्या हुआ है, फिनाइल एलेनिन जो केमिकल है दैट हैज बीन अपीयर्ड इन द यूरिन, सिंपल। अगर इसको डिफाइन करना चाहे इसका मतलब क्या हुआ, तो एक ऐसा डिजीज है, डिसऑर्डर है इन विच फिनाइल एलेनिन इज गोइंग टू बी अपीयर्ड इन आवर यूरिन, ठीक है, ये पॉइंट। चलो मैं इसको कलर कर लूं, हाईलाइट कर लूं। तो पहला बीमारी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया है, या फिनाइल एलेनिन का यूरिन में अपीयर हो जाना। जनरली हमारे वो यूरिन में नहीं होता है, बट वो यूरिन में अपीयर हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिनाइल एलेनिन कीटोन, कीटोन बॉडी फिनाइल कीटोन के फॉर्म में ना, फिनाइल एलेनिन इन यूरिन। यूरिया का मतलब है इन यूरिन, इन यूरिन, कीटोन यूरिया, कीटोन का यूरिन में होना ना। तो ये फिनाइल कीटोन यूरिया जो हमारा है वो होता कैसे, एक्चुअली अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे देखो एंजाइम E1, ये जो एंजाइम E1 है, नो डाउट ये एंजाइम E1 क्या होता है, एंजाइम E1 जो हमारा है टायरोसिन में बनने के लिए, आगे इसको मूव करने के लिए क्या जरूरत है, एंजाइम E1 की जरूरत है। और एंजाइम E1 जो है वो किसी न किसी जीन के जरिए कंट्रोल होता होगा ना, कोई ना कोई जीन होता होगा ना। चलो इस जीन को हम नाम दे देते हैं ये पी जीन। तो पी जीन के लिए हमारा दो वैल्यू होगा ना, या तो कैपिटल पी होगा, या तो कैपिटल पी स्मॉल पी होगा, या तो स्मॉल पी होगा। जनरली हमारे बॉडी में हमेशा इसका कैपिटल पी ही होता है, स्मॉल पी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन मान लो उस बंदे को बीमारी है, चलो मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा फिनाइल एलेनिन जो है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट होना है, ठीक है। और टायरोसिन में कन्वर्ट होने के लिए उसको चाहेंगे एंजाइम E1। इस एंजाइम E1 को बनने के लिए हमें चाहिए कैपिटल पी वैल्यू। अगर मान लो कि ये कैपिटल पी ना होकर के कैपिटल पी स्मॉल पी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक कैपिटल पी अच्छा वाला है, एंजाइम बनेगा, टायरोसिन बनेगा, उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन उस बंदे का किस्मत खराब है, दोनों का दोनों स्मॉल पी आ गया, नेव फॉर्म प्रेजेंट है, नेगेटिव फॉर्म प्रेजेंट है, तब उस आदमी में दिक्कत है, ठीक है। क्या होगा, उसमें ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा। और ये एंजाइम बनना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, उस पर्सन में फिनाइल एलेनिन जो है वो डिग्रेड नहीं होगा। अगर डिग्रेड नहीं होगा तो क्या होने वाला है, आपके बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा ना। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा फिनाइल एलेनिन जो है वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाएगा एक्यूमुलेटिंग इन हमारे बॉडी में, जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। बॉडी में भी कहा, तो जनरली लीवर में, ठीक है। हमारा जो लीवर है उस लीवर में जमा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड ब्रेन में हमारा जमा होना start हो जाएगा। अगर लीवर और ब्रेन में हमारा जमा हो गया तब तो प्रॉब्लम है भाई साहब। प्रॉब्लम क्या है, ब्रेन में अगर हमारा मतलब कि ये जमा हो गया तो इससे चलते क्या होगा, हमारा ब्रेन के सेल्स अफेक्टेड होंगे, और इसके चलते वो जो बंदा है उसका आईक्यू जो है, सोचने की क्षमता जो है वो बहुत नीचे चली जाएगी, वो उतना, पहला प्रॉब्लम हो जाएगा उसका आईक्यू का कम। लीवर को भी तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वहां पे तो उसको जमा होना नहीं चाहिए ना। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो फिनाइल एलेनिन जो है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलना भी चाहेगा, क्योंकि हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, घूम रहा है वो ना, तो बाहर निकलना चाहेगा। बाहर निकलना चाहेगा तो वो मतलब होगा क्या, हमारे किडनी से, किडनी के जरिए ही तो बाहर निकले ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पता चलता है कि इसका एब्जॉर्बिलिटी जो है, एब्जॉर्प्शन पावर जो है किडनी में, नेफ्रॉन में, वो भी बहुत कम है, ठीक है। ये पुअरली एब्जॉर्ब होता है बाय नेफ्रॉन। अगर ये नेफ्रॉन में फिर से एब्जॉर्ब ना हो, मान लो ये हमारा नेफ्रॉन, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये हमारा नेफ्रॉन, ठीक है। अगर इस नेफ्रॉन में वो अच्छे से फिर से एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है, फिर से वापस खींच लेना,
अगर वो एब्जॉर्ब ना हो तो क्या होगा, सारे का सारा फिनाइल एलेनिन जो है या फिनाइल एल्कैप्टोन बोलते हैं, ये जमा हो जाएगा और जमा होकर के यूरिन के माध्यम से बाहर निकलेगा। ठीक है, और इस तरीके से जैसे यूरिन में दिखेगा हम लोग बोलते हैं भैया ऐसी फिनाइल क्यों नहीं हुआ, तो क्योंकि वो पोरली एब्जॉर्ब है बाय नेफ्रॉन, हेंस क्या हो रहा है, appear इन द यूरिन। जिस आदमी का को ये बीमारी हुआ है उसके यूरिन में, उसके मूत्र में जो है ये प्रॉब्लम जो है हम लोग देख सकते हैं ना। तो ये भाई फिनाइलकेटोन्यूरिया है, अपीयरेंस ऑफ फिनाइलएलेनिन इन द यूरिन। ठीक है, हाँ अब ये बीमारी कैसा है, तो नो डाउट तुम देख रहे हो रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, रिसेसिव डिसऑर्डर, क्या स्मॉल पी जब होगा तभी उस आदमी में ये बीमारी। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये क्रोमोसोम नंबर 12 पे पाया जाता है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर केवल याद रखना, इतना से ही अपना काम चलेगा। फिनाइलकेटोन्यूरिया इज अ टाइप ऑफ ऑटोजोमल। ऑटोजोमल क्यों, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 12 पे ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, दिस वन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इतना अगर हम याद रखते हैं तो अपना काम हो जाए। ठीक है, याद रखना है ये कहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, ब्रेन में और लिवर में एक्यूमुलेट हो जाता है। आईक्यू बहुत कम हो जाता है इस बच्चे का। ठीक है, पुअरली एब्जॉर्ब बाय नेफ्रॉन है, इस कारण से वो आसानी से यूरिन में चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा है ये कैसा बीमारी है, नो डाउट ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इतना चीज हम लोग। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके गुड। विकास, यस सर। चलो ठीक है। फिनाइलएलेनिन से आगे एक और बीमारी है, इसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के ग्रुप का है, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज एल्कैप्टोन्यूरिया। एल्कैप्टोन्यूरिया, यहाँ पे भी यूरिन में अपीयर हो रहा है क्या, तो एल्कैप्टोन अपीयर हो रहा है। वर्ड पे ध्यान देना, बहुत आसान चीज है, ये सब तो याद करने वाला चीज ही नहीं है, दिमाग में बैठता। एल्कैप्टोन इन द यूरिन ना, कोई एल्कैप्टोन केमिकल होगा वो यूरिन में अपीयर हो रहा है, क्योंकि एल्कैप्टोन आगे टूट ही नहीं पा रहा है, जिसमें उसको टूटना चाहिए था, इट इज नॉट गेटिंग डिग्रेडेड। मतलब कोई ना कोई एंजाइम यहाँ पे एब्सेंट होगा। अगर एंजाइम एब्सेंट है मतलब क्या, वो अच्छे से नहीं बन रहा है प्रोटीन। अगर वो प्रोटीन अच्छे से नहीं बन रहा है मतलब क्या, कोई ना कोई चीज खराब है, रिसेसिव डिसऑर्डर ना। हम लोग सोच सकते हैं इसके बारे में। चलो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, एल्कैप्टोन्यूरिया, एल्कैप्टोन इन यूरिन इज कॉल्ड एल्कैप्टोन्यूरिया। लेट मी राइट, एल्कैप्टो एल्कैप्टोन इन यूरिया, न्यूरिया, न्यूरिया का मतलब इन यूरिन। ओके, चलिए जी देखते हैं एल्कैप्टोन का, ध्यान दीजिए, गौर से देखिए कहाँ पे प्रेजेंट। टायरोसिन जो हमारा है वो E7 के कारण से E पे कन्वर्ट हो जा रहा था, होमोजेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, होमोजेनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। और प्यार से इसी होमोजेनिक एसिड को हम लोग एल्कैप्टोन के नाम से, एल्कैप्टोन इज नथिंग, इट इज होमोजेनिक एसिड। ठीक है, अब इस होमोजेनिक एसिड को आगे ये जो हमारा क्या है, मेलियाइल एसिटोएसिटिक एसिड, मेलियाइल एसिटिक एसिड, इसमें कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि उसको एक एंजाइम E8 मिले। अगर वो एंजाइम E8 मिला, देखो इस सब का नाम हम नहीं लिखना चाह रहे हैं क्योंकि सब जो बता रहे हैं वही काफी है, नाम लिखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, डॉक्टर बनेंगे उस समय सारे एंजाइम का। केवल अभी याद रखना है कि होमोजेनिक एसिड जो हमारा है, ठीक है, ये मेलियाइल एसिटिक एसिड जो हमारा है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है कि E8 एंजाइम बने। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे लिखिए इधर ही, ये ठीक है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं, जरूरी है कि हमारा होमोजेनिक एसिड क्या है उसका नाम, जो भी होमोजेनिक एसिड उसको हम लोग एल्कैप्टोन बोलते हैं। एल्कैप्टोन जरूरी है उसको कन्वर्ट होना मेलियाइल एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसके लिए एंजाइम E8 की जरूरत है। मैं लिखता हूँ मेलियाइल
क्या है स्पेलिंग, मेलिया मेलियाल YL SC2 इसमें कन्वर्ट होना है चीज को, और उसके लिए जो एंजाइम इसको चाहिए, दिस वन इज रिक्वायर्ड एज E8 ना। अब देखो होता क्या है कि उस पर्सन में ये जो हमारा E8 एंजाइम है वही नहीं, ठीक है, और ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा मेलियाइल एस्पेरिक एसिड जो है वो नहीं बनेगा, और ये नहीं बनेगा तो मतलब क्या है कि होमोजेनिसिटी एसिड जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको, ठीक है, ये E8 जो है कोई किसी ये एंजाइम है, किसी न किसी जीन के जरिए ही रेगुलेट होता होगा। जी, इसके लिए कैपिटल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है इसके लिए कैपिटल भी, स्मॉल ही हो, या हो सकता है small ही। इस केस में भी हमारा ये एंजाइम बनता, कोई दिक्कत नहीं था, प्रॉब्लम नहीं होता बच्चे को। इस केस में भी एंजाइम बनता, प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कम से कम एक तो अच्छा है। लेकिन जब ये वाला केस आ जाएगा, दोनों का दोनों एलिमेंट खराब हो गया, तो उसकी बहुत आफत है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, ये वाला कंडीशन हो जाता है, इस वाला, ये चीज, ठीक है, और इसी चीज के चलते प्रॉब्लम होता है। हो गया क्या, होगा क्या यहाँ पे, हम लोग बोल सकते हैं एल्कैप्टोन is not broken, ठीक है। अगर वो ब्रोकन नहीं होगा तो क्या होगा, वो हमारा जमा होना स्टार्ट हो जाएगा ना। और जमा कहाँ होना स्टार्ट होता है, तो हमारा जो ज्वाइंट है ना, वहां पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है, एक्यूमुलेटेड एट ज्वाइंट। और तुमको पता ही है ज्वाइंट पे अगर हमारा एक्यूमुलेट होता है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, ज्वाइंट का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आर्थराइटिस ना। उस प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस ना। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, हमारा आर्थराइटिस होने का संभावना है, ठीक है। उस प्रोसेस में आर्थराइटिस जो है वो प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो ये भी पोअरली एब्जॉर्ब बाय नेफ्रॉन, ठीक है, ये भी नेफ्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं किया जाता अच्छे से, ठीक है, क्योंकि नेफ्रॉन के जरिए या किडनी के जरिए अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा है, इसी कारण से तो ये बाहर निकलता है, मतलब कि यूरिन में अपीयर होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जैसे ही अपीयर होगा इन यूरिन, ठीक है, जैसे ही अपीयर होगा यूरिन में, बाहर निकलेगा हमारे बॉडी से और ये एयर के इस कांटेक्ट में आएगा, होता क्या है कि ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है और ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यूरिन जो है उस पर्सन का becomes black when come in contact with urine, contact with air, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तुमको ध्यान रखना है कि वो आदमी अगर सुसु करता है, अगर वो मतलब यूरिनेट करता है, तो उसका जो यूरिन है वो ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। कारण है कि वो एल्कैप्टोन जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि एल्कैप्टोन जो है वो बाद में जाकर के वो ब्लैकिश कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इस कारण से अर्थराइटिस में जो उस आदमी का ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट को छोड़ दो तुम, देखो बहुत सालों तक, तो पता चलेगा उसका ज्वाइंट भी ब्लैकिश कलर का होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो नो डाउट यहाँ पे क्या है, अगर आपसे कोई पूछे रिसेसिव है तो डोमिनेंट, रिसेसिव डिजीज है, डोमिनेंट है, नो डाउट आप बताएंगे सर रिसेसिव। और कैसा रिसेसिव है, तो ये भी हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव है, मैं लिख देता हूँ, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के कैटेगरी में आता है, ठीक ना। तो ये हमारा कैप्टोन्यूरिया मेरे अंदाज से बड़ा आसान चीज था ना। क्या याद करना था इसमें, एल्कैप्टोन नाम का एक केमिकल जो है वो टूट नहीं पाता है मेलियाइल एसिडोएसिटिक एसिड में, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और इसी कारण से इसको एल्कैप्टोन्यूरिया बोलते हैं, क्योंकि ये जमा हो जाता है हमारी बॉडी में और यूरिन में अपीयर होता है। क्यों अपीयर होता है, क्योंकि नेफ्रॉन में इसको वापस रीअब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं ना। ब्लैक कलर का यूरिन हो जाता है बिकॉज ऑफ वाई, क्योंकि ये जो हमारा एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ब्लैक। तो ये आसान था, समझ में आ गया होगा आई थिंक ना। विकास समझ में आया, नहीं आया क्या? हाँ सर, आ गया सर। गुड। चलिए जी आगे बात करते हैं, दो बीमारी हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना था इससे रिगार्डिंग, ठीक है।
एल्कैप्टोन्यूरिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब हम लोग इससे आगे बात करें, ठीक है। इससे आगे जो हम लोग बात करेंगे दैट वन इज सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखिए सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अनीमिया का तो मतलब तुम समझते ही हो। अनीमिया का मतलब होता है लॉस ऑफ आरबीसी और रिडक्शन इन नंबर ऑफ आरबीसी। अगर किसी पर्सन के बॉडी में आरबीसी का अमाउंट जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, देन इट इज सेड दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम अनीमिया। अनीमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिकल बेसिस पे, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल तो समझते ही हो, मम्मी जो हाँसू होता है सब्जी काटती है ना किचन में जो रखा हुआ है, उसको सिकल बोलते हैं ना, धारदार टाइप का, नुकीला टाइप का। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, असल में ये क्या होता है? अगर हम अपने आरबीसी की बात करें, ठीक है ना, तो वी नो वेरी वेल दैट कि हमारा जो आरबीसी है उस आरबीसी में आयरन है, आयरन के साथ दो ठो हमारा बीटा चेन लगा हुआ है ना, बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन, और दो ठो अल्फा चेन ऑफ ग्लोबिन। और यही अल्फा और बीटा चेन जो है हमारा क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने ऊपर बैठा करके लेके जाता है। इसमें बीटा चेन को देखो, नो डाउट बीटा चेन क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन ही तो है। एक बीटा चेन को तुम खोल के देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो ये बीटा चेन जो है वो अमाइनो एसिड का ही बना हुआ होगा, A1 अमाइनो एसिड। प्रोटीन किससे बना हुआ होता है, अमाइनो एसिड से तो बना ही होता है ना, A3, A4, A5, ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे लगे हुए हैं ना। ऐसे देखिए, यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इसका A6 वाला बीटा चेन का जो हमारा 6th पोजीशन है, उस 6th पोजीशन को कंसीडर करना है। जनरली होता क्या है, ये जो 6th पोजीशन है यहाँ पे असल में जनरली क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी सिकल सेल पर्सन में आप देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे एसिड पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड नहीं, उसकी जगह पे यहाँ पे वैलिनिन आ गया या वैलिन आ गया, वैलिन जो हमारे अमाइनो एसिड है वो आ गया, ठीक है। उसके पीछे रीजन है, ये बीटा चेन जो है उसको बनाने के लिए ना, इसको बनाने के लिए बीटा चेन को बनाने के लिए जो मैसेंजर आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है GAG, ग्वानिन, एडेनिन और गवानिन, ठीक है। लेकिन क्या होता है, ये म्यूटेशन के कारण से ये GAG नहीं रह पाता है, ये मैसेंजर आरएनए टूट के खराब होकर के कन्वर्ट हो जाता है, म्यूटेट कर जाता है इनटू GUG, ठीक है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पे ध्यान दो, मैं लिखता हूँ मैसेंजर आरएनए में चेंजिंग हो रहा है, क्या गैग जो है वहां पे एक हमारा अमीनो एसिड यहाँ पे चेंज कर दिया है, सॉरी एक नाइट्रोजन बेस चेंज कर गया है, गग हो गया है। इसी कारण से गैग जो हमारा है वो ग्लूटामिक एसिड को रख रहा था, अब हम यहाँ पे अमीनो एसिड लिखते हैं। इसी चीज को याद रखोगे, इससे ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अमीनो एसिड जो हमारा है होना क्या चाहिए था, गैग के चलते ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अब पता चला कि वो ग्लूटामिक एसिड ना होकर के वहां पे वैलिन आ गया, क्योंकि हमारा गग आ गया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में यही पॉइंट आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए ये, ठीक ना। तो ऐसा चीज जो है हमारा ये म्यूटेशन हमारा होता है, ऐसा म्यूटेशन जो है हमारा होता है, ये हमारे जो अमीनो एसिड है उसके जगह पे हमारा ये जो हमारा ये है उसके जगह पे हमारा क्या हुआ है, ये आ गया है, यू आ गया है, और उसी के चलते सारा प्रॉब्लम हो गया। मैसेंजर आरएनए गैग इज गेटिंग कन्वर्ट इनटू गग, ठीक है। तो इस कारण से अमीनो एसिड जो थी पोजीशन ऑफ बीटा चेन जो है वहां पे क्या हुआ है, ग्लूटामिक एसिड आना चाहिए था, बट इट इज नॉट ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे हमारा वैलिन। भाई साहब यहीं से सारा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, किसी भी प्रोटीन में अमीनो एसिड का बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। एक अमीनो एसिड तुम अगर चेंज कर दोगे ना तो उसका प्रोटीन जो है ना उसका पूरा 3D कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, एक अमीनो एसिड चेंज करने पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन ही उसका चेंज होगा, ठीक है। हुआ यूं है कि
हम लोग उसका 6 चेंज ऑफ बीटा मतलब कि बीटा चेन का 6 पोजीशन पे अगर हम लोग ये चेंज ही कर देते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे हुआ क्या है, ये तुम लोगों को म्यूटेशन का ये वाला पार्ट चलो बाद में बताएंगे। हाँ, हुआ क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन पे हमारा जो गैप था, उस गैप को हम लोग गर्भ में कन्वर्ट कर दिए हैं, जिस स्थान से यहाँ पे 6 चेन ऑफ बीटा के जो है वहाँ पे हमारा ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ गया, ठीक है। और इस कारण से ये जो आरबीसी जो है ना, उस आरबीसी का शेप चेंज कर गया है, ध्यान दो। आरबीसी का जो शेप है यहाँ पे देखो, एलपी लेवल के चॉकलेट के जैसे आरबीसी हमारा है, नॉर्मल आरबीसी, बट यहाँ पे क्या हुआ है, एकदम हाउस के जैसे नुकीला एकदम ऐसा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। यही प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया के नाम पे। अब ध्यान दो, इसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों को बताते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो जीन है उसमें मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। हमारा मान लो किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन के लिए वो जो हमारा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दो ठो जीन होगा इसमें, एच बी होगा, एच बी होगा ना। अगर दोनों नॉर्मल हमारा एच बी है, दोनों डाउट उसमें दोनों एलील अच्छा है, राउंड आरबीसी बनेगा। लेकिन मान लो अगर उसमें एक नॉर्मल एच बी है और एक जो है वो खराब एच बी आ गया है, सिकल सेप्ट वाला एच बी, तो एक तो अपना अच्छे से काम करेगा, दूसरा जो है वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, और इसी कारण से क्या होगा, ये अफेक्टेड आरबीसी हमारा बनेगा, या अफेक्टेड हीमोग्लोबिन के चलते अफेक्टेड आरबीसी बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सिकल सेप्ट बन गया। लेकिन अगर मान लो कि बंदे में दोनों का दोनों खराब है, तब तो उसकी कहानी ही खत्म, उसका आरबीसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो तो टूट जाएगा कुछ इस तरीके से होगा। ये जो है कभी एनेमिक हो जाता है, ये पर्सन डाई कर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे ये वाला जो कंडीशन है, दिस वन इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया कंडीशन, ठीक है। और इस कंडीशन की कुछ खासियत भी है, जैसे जनरली अफ्रीका का जो निग्रो होता है ना, अफ्रीका में जो काले काले लोग होते हैं, निग्रोज उसको बोलते हैं, उनमें ये बीमारी देखने को मिलता है। और चूंकि उससे आरबीसी टेढ़ा हो गया, इंसान से एक प्रॉफिट भी है उसको, प्रॉफिट क्या है पता है तुमको, ये रेसिस्टेंट टू मलेरिया होता है। इस बंदे को कितना भी मच्छर काट लेना, इसको मलेरिया वलेरिया नहीं होने वाला, उसका टेंशन ही नहीं है इसके पास, ठीक ना। तो ये चीज इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और नॉर्मली ऐसा नहीं है कि इसका आरबीसी ऐसा ही होता है, नहीं, इसका आरबीसी तुम अगर देखोगे समुद्र के सतह पे, तो समुद्र के सतह पे हमारे जैसा ही आरबीसी होता है। लेकिन जैसे हम लोग जो है पहाड़ी एरिया में चल रहे हैं, लो ऑक्सीजन डिमांडिंग एरिया में चल जाते हैं, और लो ऑक्सीजन एरिया में चल जाते हैं, तो हमारे आरबीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस आदमी को अगर पहाड़ पे चढ़ा दोगे ना, तो ये मर जाएगा, क्यों? क्योंकि उस समय इसका जो आरबीसी है वो सिकल सेप्ट हो जाता है, और जो सिकल सेप्ट हो जाता है उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, इस कारण से वो डाई हो जाता है, ठीक ना। तो इंटरेस्टिंग चीज ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट याद रखना कि उसका भी आरबीसी हमारे जैसा ही दिखता है। सिकल सेप्ट कब होगा, जब पहाड़ पे चढ़ा दोगे उसको, हाई एल्टीट्यूड पे डाल दोगे, उस समय उसमें ये प्रॉब्लम होगी ना। तो ये हमारा था सिकल सेल एनीमिया। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया है, अगर नहीं आया है तो तुम बोल सकते हो। आया समझ में कि नहीं? बोलो। Yes, sir. ठीक, चलो आगे बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं एक और बीमारी, विच वन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। और ये जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इसमें होता क्या है, थोड़ा नाम से क्लियर हो रहा है ना, सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मोटा सा लेयर बन रहा है, फाइब्रोसिस, फाइबर का डिपोजिशन हो रहा है, और क्या, सिस्टिक फाइब्रोसिस। वेरी इजी है, कैसे, एक मिनट। First of all, let me highlight the points regarding to it. देखो होता क्या है कि हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सांस लेने वाली जो नली है, ट्रैकिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तुमको तो पता है कि उस ट्रैकिया में हमारा बहुत सारे म्यूकस सेल होते हैं, एंड द फंक्शन ऑफ म्यूकस सेल इज टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम गोइंग इनटू इनसाइड लंग्स ना। तो वहां पे जो है बहुत सारे म्यूकस निकल रहे होते हैं, सिक्रेट हो रहे होते हैं, और वो जो म्यूकस है वो हमारा जो श्लेष्मा हम लोग हिंदी में बोलते हैं, नाक के जरिए बहता रहता है ना, या निकलता रहता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारा म्यूकस का होना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि किसी पर्सन में, ठीक है,
ये बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है ड्यू टू जेनेटिकल डिसऑर्डर। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। और उसके साथ साथ जो है साल्ट जो है ना, जो हमारा क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड, वो क्लोरीन जो है उसका भी डिसऑर्डर डिपोजिशन बहुत ज्यादा होना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान देना, ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम थोड़ा यहाँ पे सिंबॉलिकली अरेंज कर रहे हैं इस चीज को। ये हमारा ट्रैक किया, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूकस हमारा निकल ही रहा था, म्यूकस के साथ साथ क्या क्या हुआ कि यहाँ पे सॉल्ट भी जो है ना उसका भी पंपिंग होना स्टार्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड जो है उसका भी पंपिंग होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही म्यूकस और सॉल्ट दोनों मिलेगा ना, ये क्या होगा, एकदम जाम होना स्टार्ट होगा। ठीक है, म्यूकस और सॉल्ट जो है, वो सॉल्ट और म्यूकस जो है ना, यहाँ पे एक फाइबर का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, फाइबर स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है, डिपोजिट होता है। ठीक है, और इस कारण से क्या होता है कि ये नली जो है वो जाम होने लगती है, समझ रहे हो ना। और इस कारण से वो बंदा जो है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, वो जो बंदा है उसमें दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है कि मोर सॉल्टी म्यूकस का फॉर्मेशन, मोर सॉल्टी म्यूकस का फॉर्मेशन हो गया है। कहाँ पे जी, तो इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और क्योंकि ये हमारा बना है, हम लोग बोल सकते हैं फाइब्रस हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फाइब्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है, डिपोजिशन हो जाना, किसी चीज का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉब्लम में आने वाले से। उसके साथ साथ ये जो हमारा है केवल यहीं पे प्रॉब्लम नहीं करता है, ये पेनक्रियाज और लीवर को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट्स पेनक्रियाज एंड लीवर। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। है कैसा बीमारी है, तो भाई साहब ये भी रिसेसिव डिसऑर्डर ही है हमारा। ठीक है, अभी केवल आपको याद रखना है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, होमोजाइगस कंडीशन में प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं सीधे लिख देता हूँ कि ये भी ऑटोजोमल, ऑटोजोमल रिसेसिव है। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे हम लोग, काफी है, हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रॉब्लम करता है, पेनक्रियाज और लीवर को भी अफेक्ट करता है, ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये चीज तो बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा ये तो। चढ़ आया समझ में, चढ़। यस सर। चलो आगे बात करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस हमारा कंप्लीट एक और बीमारी है जो कि हमारा बड़ा खतरनाक है और एनसीईआरटी में दिया हुआ है, नाम केवल दिया हुआ है, लेकिन नीट का प्यारा टॉपिक है ये। नाम है इसका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया नीट खूब अच्छे अच्छे से इसमें पूछता है, बार बार पूछता है, बट एनसीईआरटी में केवल नाम देके निकल गया। ठीक है, थैलेसीमिया जो है, थैलेसीमिया का मतलब होता है लिटरल मीनिंग एनीमिया, और थैलेसीमिया का मतलब होता है सी, समुद्र के किनारे वाला। ठीक है, मेडिटेरियन कंट्रीज जो है, मेडिटेरियन सी जो है उसके आसपास के लोगों को ये प्रॉब्लम देखा गया था, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है थैलेसीमिया। ठीक है, और नो डाउट ये भी एनीमिया टाइप का ही लग रहा है ना, आरबी से इससे ही रिलेटेड होगा, ईया से सही लगा मतलब आरबीसी से रिगार्डिंग। ठीक है, कैसे आरबीसी से रिगार्डिंग है जी, ध्यान दीजिए। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देखेंगे थैलेसीमिया में। ठीक है, तुमको तो अभी मैंने बताया हमारा जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में अल्फा बीटा चेन है ना, ये आयरन दो ठो जो हमारा है वो बीटा चेन है, जो कि ऑक्सीजन को पकड़ के लेता है, और दो ठो अल्फा चेन ना, कुछ इस तरीके से। तुमको बता दें, ये जो बीटा चेन जो हमारा है ना, ये बीटा चेन और ये जो अल्फा चेन है, वो ऐसा नहीं है कि दोनों हमारा अल्फा चेन और बीटा चेन जो प्रोटीन है एक ही आरबीसी, एक ही मतलब कि मतलब कि जीन के जरिए रेगुलेट होता है, नहीं। जैसे एक साइकिल नहीं है, साइकिल का चक्का जो है अलग कंपनी से बन के आता है, साइकिल का जो घंटी अलग तरह से बन के आता है, साइकिल का जो फ्रेम है वो अलग तरह से बन के आता है, वैसे ही हमारा इसमें बीटा चेन जो है उसको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन प्रेजेंट है हमारा, बीटा वाला जो हमारा है, वो शायद क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट है, हमको उतना अच्छा से याद तो नहीं है, बट आई थिंक क्रोमोसोम नंबर 11। एक मिनट में पता करता हूँ। हाँ ओके, ये जो हमारा बीटा चेन है, दिस वन इज एक्चुअली प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट। ठीक है, जबकि अल्फा चेन जो हमारा है ना, क्रोमोसोम नंबर किस पे, क्रोमोसोम नंबर जो हमारा 16 है उस पे प्रेजेंट। ठीक ना,
तो अगर आप किस्मत वाले हैं, अच्छा किस्मत है आपका, तो आपका क्रोमोसोम 16 भी अच्छे से काम कर रहा है, क्रोमोसोम 11 भी अच्छे से काम कर रहा है। जितना साइकिल का पहिया बन रहा है उसी के रेशियो में आपका घंटी जो हमारा है उसमें बीटा चेन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे है, उसके जरिए बनता है। अल्फा चेन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन क्रोमोसोम नंबर 16 पे, ठीक है। अब होता क्या है, किसी आदमी का मान लो गलती से उसका बीटा चेन वाला क्रोमोसोम नंबर 16 वाला जीन खराब हो गया ना, या हो सकता है क्रोमोसोम नंबर 11 वाला जीन खराब हो गया, या तो साइकिल का पहिया उतना अच्छे से नहीं बन पा रहा है फैक्ट्री से, या तो घंटी ही नहीं बन रहा है, उसका चेन ही नहीं बन रहा है ना। तो होगा क्या कि एबनॉर्मल आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा ना। इसी को हम लोग बोलते हैं थैलेसीमिया, ठीक है। और चूंकि डिजेनरेट कर रहा है, जितना हमारा हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था उतना नहीं बन पा रहा है, तो नो डाउट एनीमिया तो होगा ही ना। तो यहाँ पे हम लोग इस अल्फा और बीटा चेन के आधार पे हम लोग इस थैलेसीमिया को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। इफ अल्फा चेन इज गेटिंग अफेक्टेड ड्यू टू abnormality in 16 क्रोमोसोम, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, ठीक है। अल्फा थैलेसीमिया के नाम से डिस्कस करेंगे। और अगर मान लो कि उसका बीटा चेन जो है वो नहीं बन पा रहा है उतना अच्छा मात्रा में ड्यू टू abnormality on the gene present on 11 क्रोमोसोम, तो उसको हम लोग बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पता चलता है थैलेसीमिया हमारा क्या है। थैलेसीमिया एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारा जो हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था उतना मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, उतने अच्छे से हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। या तो अल्फा चेन की कमी हो जा रही है या तो बीटा चेन की कमी हो जा रही है। अगर अल्फा चेन की कमी है तो उसको हम लोग अल्फा थैलेसीमिया के नाम से डिस्कस करेंगे, एंड अगर बीटा चेन की कमी हो जा रही है तो उसको हम लोग बीटा थैलेसीमिया के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। कुल मिलाकर के हो क्या रहा है यहाँ पे, हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका अमाउंट कम हो रहा है, आरबीसी का अमाउंट कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, ठीक ना। केवल यहाँ पे इतना ही हो रहा है, ठीक ना। अब इंटरेस्टिंग चीज तुमको यहाँ पे याद क्या रखना है मुझे, देखो यहाँ पे ये जो बीमारी है बहुत बार नीट में पूछा गया है और बड़ा जनरल क्वेश्चन है कि ये कैसा बीमारी है, क्वालिटेटिव डिजीज है या क्वांटिटेटिव डिजीज है, कौन सा। तो ध्यान दो इस बीमारी में हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा जो क्वांटिटी ऑफ क्या, या तो अल्फा चेन या तो बीटा चेन कम हो जा रहा है ना, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ अल्फा और बीटा चेन कम हो जा रहा है उसके चलते ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसी कारण से इसको हम लोग क्वांटिटेटिव डिजीज बोलते हैं, क्वांटिटी कम हो गया किसी एक चेन का, ठीक है। तो थैलेसीमिया जैसे कोई बोले आपको याद रखना है कि ये हमारा क्वांटिटेटिव डिजीज है, ठीक है। दिस वन इज क्वांटिटेटिव डिजीज, पहला पॉइंट आप लोग को ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तो देख ही रहा है कि हमारा ऑटोजोम प्रेजेंट है और रिसेसिव है, नहीं बन पा रहा है मतलब रिसेसिव है, तो ऑटोजोमल तो है ही, ऑटोजोमल रिसेसिव में तो कोई प्रॉब्लम हम लोग को है ही नहीं, आसानी से बोल सकते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। हाँ चलो यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूँ, हम लोग थैलेसीमिया को क्वांटिटेटिव डिजीज बोलते हैं, चलेगा। अगर हम लोग को कोई बोले कि भाई बताओ सिकल सेल एनीमिया क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव, सिकल सेल एनीमिया ये कैसा प्रॉब्लम है भाई साहब। तो ध्यान देना सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा था, बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन के 6 पोजीशन पे गैग जो है गग में कन्वर्ट हो जा रहा था, या ग्लूटामिक एसिड जो है वो वैलिन में कन्वर्ट हो जा रहा है, रिप्लेस हो रहा है। तो वहां पे क्या हो रहा है, क्वालिटी चेंज हो रहा है, चीज तो उतना ही बनेगा उसी तरीके से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी चेंज हो गया है, गैग की जगह पे गग आ गया है, या बोल सकते हैं वहां पे ग्लूटामिन की जगह पे वैलिन आ गया है, उसके चलते प्रॉब्लम। तो अगर सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात किया जाए तो ये भी एनीमिया ही है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव नहीं है, ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है, ये आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक ना। तो इस तरीके से थैलेसीमिया के बारे में बात करेंगे तो भैया कुछ नहीं, क्वांटिटेटिव डिजीज है। हुआ क्या है, अल्फा और बीटा चेन जो है उसमें से किसी एक की बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है, ठीक है। किसी एक की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, अगर अल्फा चेन की कमी हो रही है तो उसको हम लोग अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे, बीटा चेन की कमी होगी तो उसको हम लोग बीटा थैलेसीमिया के नाम से डिस्कस करेंगे, ठीक है।